वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर जनरेशन। अब जनरेशन की बात करने का हमारा मतलब ये है, मकसद ये है कि मतलब कंप्यूटर में हुआ क्या एकदम से, मतलब कंप्यूटर जनरेशन पहले कैसी थी और अब कैसी है, और पहले से अब वाली अच्छी क्यों है, क्या चीज़ ऐसी बदलाव आई जिससे कि पहले वाले कंप्यूटर से ज़्यादा अब वाले कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे हैं। तो ज़्यादातर जो हमने देखा उसमें देखा कंप्यूटर के ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। कंप्यूटर ने अलग अलग ऑपरेशन करने दिखाया हमें, रिजल्टिंग इन स्मॉलर साइज। जो साइज़ है, जो कंप्यूटर का साइज़ है वो धीरे धीरे अपने आप ही इंक्रीज डिक्रीज होने लग गया था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चीपर, मतलब पहले से ज़्यादा सस्ता हो गया था। उसके बाद आता है हमारा मोर पावरफुल। मोर पावरफुल का मतलब ये है, मोर पावरफुल का मतलब ये है कि पहले से ज़्यादा बढ़िया होने लग गए थे। पावरफुल मतलब अब ज़्यादा कैपेबिलिटी हो गई थी नंबर ऑफ़ जॉब्स करने की। एंड मोर एफिशिएंट मतलब पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए थे, एफिशिएंट हो गए थे। एंड रीडेबल डिवाइस विच कैरेक्टराइज ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। रिलायबल का मतलब होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, अच्छे हो गए थे, परिपक्व हो गए थे अपने काम के लिए। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम 4-5 टॉपिक्स देखेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कैसे ग्रोथ आई है इंडस्ट्री में कंप्यूटर की। तो उसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो ग्रोथ का कारण बनता है वो बनता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो इन्हीं दोनों से पड़ा है कि हार्डवेयर कौन सा था, सॉफ्टवेयर कौन सा था, जिसकी वजह से पड़ा है। ठीक है। सेकंड हमारा कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किस में कंप्यूटर के कैरेक्टर में ऐसा क्या आया जो कि एडवांस में चला गया, इसकी जनरेशन चेंज होती गई। तो दूसरा आता है हमारा स्पीड में। तीसरा है हमारा फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये है कि पहले कितने बड़े रूम चाहिए होते थे कंप्यूटर को रखने के लिए और अब कितने चाहिए। फिर उसके बाद आता है देयर एप्लीकेशन, मतलब ये कौन सी इंडस्ट्री में अब यूज़ होते हैं। तो ये था। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो आया था 1914 टू 1956 में, जिसका हमने यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब का। अब मैंने जैसे बोला था हार्डवेयर में क्या आया है, सॉफ्टवेयर में क्या इंक्रीमेंट हुआ, कंप्यूटर में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हुआ, फिजिकल अपीयरेंस में क्या हुआ, एप्लीकेशन का मतलब कहाँ यूज़ होने लग गए थे, फिर उसकी एग्जांपल, फिर ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत थी जो हमने इसको यूज़ करने के लिए किया। तो सबसे पहले क्या था, हमारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यूज़ करता था। ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हम देखेंगे कि किस चीज़ का यूज़ करता था, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए क्या करता था, और यूज़ किसका करता था। तो ये यूज़ करता था वैक्यूम ट्यूब का फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। फॉर मेमोरी के लिए ये यूज़ करता था, मतलब स्टोरेज, कहीं तो स्टोर करके रखना होगा ना डेटा को, तो वो डेटा को स्टोर करके रखता था मैग्नेटिक ड्रम में। अब यहाँ पे क्या है, द इनपुट टू द कंप्यूटर वाज पंच कार्ड। पंच कार्ड की वजह से हमारा इनपुट लेता था और पेपर टेप्स की वजह से हमारा इनपुट लेता था। इन दोनों से क्या करते थे, इनपुट लेता था, मतलब यूज़र इनपुट देगा तभी तो कुछ काम होगा ना। तो इनपुट यूनिट क्या करे, मतलब इनपुट क्या करता था, इनपुट जो है हमारे पंच कार्ड और पेपर टेप्स की वजह से होता था, और आउटपुट जो है वो हमारे प्रिंट आउट की तरह दिखाई देता था। मॉनिटर पे पहले नहीं होता था, पहले प्रिंट आउट पे होता था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या आया था, सॉफ्टवेयर में क्या था, हमारी मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी इसमें। मशीन लैंग्वेज को बस यही पता था कि ज़ीरो क्या होता है और वन क्या होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यह है कि वो वन टाइम एट अ प्रॉब्लम कर सकता था। जैसे कि हमने अभी कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसमें हमने देखा कि एक कंप्यूटर जो है वो नंबर ऑफ़ जॉब्स कर सकता है। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, वो नंबर ऑफ़ जॉब्स एक साथ नहीं कर सकता था। और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे क्या है कि इसकी स्पीड जो है ना वो मिली सेकेंड में थी। हमारी स्पीड थी कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, वो मिली सेकेंड में थी, मतलब एक टास्क को करने में कम से कम उसको मिली सेकेंड्स तो लगते थे। उसके बाद आता है हमारे फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है कि वो कितना बड़ा, कितना स्पेस लेती थी। तो फिजिकल अपीयरेंस में दिस कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन साइज एंड रिक्वायर्ड अ लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए एक बड़ा सा रूम चाहिए होता था, बहुत बड़ा सा। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमने बोला कि ये जो है वो साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होता था एज द फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। ये जो था ना वो अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था, और इसको साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता था। इसकी एग्जांपल है कुछ, जैसे कि यूनिवैक है, उसके बाद NEIAC है, उसके बाद एडवैक है, और IBM 704 है, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होते थे।
फिर सेकंड जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खासियत क्या है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो इसमें हमने पहले लिखा है द वर्ल्ड फास्ट एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम, ये अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। दिस कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब विच इज़ ओनली अवेलेबल टेक्नोलॉजी। दो ये वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करता था क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक ही हमारे पास था, वो था वैक्यूम ट्यूब जिसका हम यूज़ करते थे। फिर उसके बाद आता है थर्ड, हमारा आता है थर्ड पॉइंट क्या है, एज मोर देन 10,000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब वर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सो पावर कंजप्शन वाज वेरी हाई सिंस ईच वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर्ड नियरली हाफ वाटर ऑफ पावर। मतलब ये कहना चाहता है कि जो पहले जो हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था वो कम से कम 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे एक कंप्यूटर बनाने में। तो उसमें क्या होता था ना कि पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था। पावर कंजप्शन होता था मतलब हर वैक्यूम ट्यूब को कम से कम हाफ वाट ऑफ पावर चाहिए होती थी। अगर हाफ वाट ऑफ पावर देखेंगे तो 10,000 वैक्यूम ट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा पावर देनी पड़ती थी। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ में क्या है, वैक्यूम ट्यूब एमिटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब जैसे कि पावर की बात हो रही है तो हीट तो जनरेट होगी। अब हीट से क्या होता था ना, जो कि कुछ जो होते थे ना वैक्यूम ट्यूब वो तो जल जाते थे, पावर को अडॉप्ट नहीं कर पाते थे तो जल जाते थे। दिस लीड टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेल, जिससे कि हमारा हार्डवेयर फेल भी हो जाता है कभी कभी। जैसे कि वो होता है बर्न हो जाते हैं ना, ये वैक्यूम ट्यूब बर्न हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हार्डवेयर फेल हो जाता है हमारा। देयर फॉर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस एंड प्रॉपर एयर कंडीशन वाज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक सुझाव निकाला गया कि घर में जहाँ पे भी ये इंस्टॉल किया गया है वहाँ पे एसी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एसी से क्या होगा कि टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो हमारी जो बर्न हो रहे थे ना, जो वैक्यूम ट्यूब जो बर्न हो रहे थे वो कम हो जाएंगे बर्न होना। और इसका क्वेश्चन सेम ये, इसका क्वेश्चन जो बन के आता है पेपर में और आ भी सकता है, उसमें क्या आएगा कि मतलब कंडीशन, मतलब एयर कंडीशन क्यों रिक्वायर्ड रहती थी कंप्यूटर को, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो हम सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से होता क्या था, हमारे वैक्यूम ट्यूब जो है वो जल जाते थे। और वो जलने की वजह से क्या होता था, हमारा हार्डवेयर फेल हो जाता। और हार्डवेयर फेल हो जाता है उसके बाद हमें दोबारा मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। प्रॉपर मैं मतलब उसको सही रिपेयर करवाने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर पांचवा आता है दे वर टू बिग इन साइज़। हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा था उसको पूरा रूम चाहिए एक रखने के लिए, तो वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। दीज कंप्यूटर रिक्वायर्ड मैनुअल असेंबली। मैनुअल असेंबली का मतलब ये है कि उसको हाथों से करना पड़ता था, सारे कंपोनेंट को जोड़ के फंक्शन बनाने के लिए उसको हमें मैनुअली करना पड़ता था, हाथ से करना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। सो कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी और कॉस्टली हो गई थी, क्योंकि मैनुअल असेंबली कर रहे हैं तो काम बहुत ज़्यादा होता था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। सातवां हमारा पॉइंट है एज मशीन लैंग्वेज वर यूज टू, सो दीज कंप्यूटर वर डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम एंड यूज। अब ये हर किसी के बस की नहीं थी कि इस कंप्यूटर को यूज़ करे, तो ये कुछ ही लोग थे जिनकी समझ में आती थी और वो ये यूज़ करते थे। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, सातवां है, नौवां है हमारा दे परफॉर्म स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये बहुत स्लो काम करते हैं, धीरे धीरे एडवांसमेंट आई। फिर उसके बाद हमारा आता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो यूज़ करता था ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स जब आए थे वो 1956 से 1963 में आए थे। अब इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था, ये ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ये ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। ट्रांजिस्टर होता क्या था, ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर्स अलो द कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर। मतलब कंप्यूटर जो है उसका साइज़ जो है स्मॉल करने के लिए हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे। 10,000 एक साथ लगाना तो वो बहुत बड़ा स्पेस लेता था। स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया, एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल हो गया था। दे यूज मैग्नेटिक पैक एंड मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे कि हमने पहले देखा था स्टोरेज के लिए हमें मैग्नेटिक ड्रम चाहिए था, इसमें क्या चाहिए हमें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। जो इसका इनपुट होता था वो सेम है बिल्कुल, पंच कार्ड से लिया जाता था इनपुट और पंच टेप पेपर टेप से लिया जाता था, और जो इसका आउटपुट है वो सेम प्रिंट आउट पे ही आता था। दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम वेयर इंस्ट्रक्शन वर स्टोर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब जो हमने एक कॉन्सेप्ट जो भी हमने काम किया है वो जहाँ स्टोर होता था वो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे स्टोर हो जाता था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था, द इंस्ट्रक्शन वर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पहले क्या हो रहा था, हमारा जो हो रहा था वो मशीन लैंग्वेज में हो रहा था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो हमारी मशीन लैंग्वेज थी। बट इस वाले जनरेशन में हमारी आ गई थी असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करती थी निमोनिक्स कोड्स का। जैसे कि एडिशन करना है तो वो ऐड लिख के हो जाता था, सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब लिख के हो जाता था। वैसे वैसे निमोनिक कोड्स बने हुए थे जिसका यूज़ करके हम इजीली किसी भी नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते थे। अब इस वाले में क्या हुआ था, इस जनरेशन में हमारी जैसे कि अर्ली वर्जन आया था कोवल का, फोर्टन का भी अर्ली वर्जन आ गया था जिसको हमने समझा था थोड़ा बहुत ड्यूरिंग दिस पीरियड आ गया था। अब कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि इसमें क्या हुआ, क्या था स्पीड में क्या इंक्रीमेंट आया। तो पहले हमारा मिली सेकेंड था, अब माइक्रो सेकेंड। द 10⁻⁻⁶ हमारी थोड़ी जो स्पीड है वो इस इंक्रीज़ हो गई थी इस वाले में, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और फिजिकल एम्पीरियंस की बात करें तो ट्रांजिस्टर आर स्मॉल इन साइज। ट्रांजिस्टर जो है वो स्मॉल होते थे साइज़ में, लेकिन उतने भी नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, छोटे होते थे। सो द साइज़ वाज ऑल्सो रिड्यूस, थोड़ा साइज रिड्यूस हुआ था। फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है तो, लेकिन इसको भी लार्ज रूम चाहिए था पूरा। एप्लीकेशन में क्या यूज़ होता था, साइंटिफिक एप्लीकेशन में, और फिर उसके बाद कॉमर्शियल एप्लीकेशन में भी यूज़ होने लग गया, जैसे कि पेरोल यूज़ होता है। इसके एग्जांपल है कुछ पॉकेट, IBM 1401, CD6404 एंड IBM 7090। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंड जनरेशन के, जैसे कि फर्स्ट क्या है, दे वर 10 टाइम फास्टर देन द। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं पिछले वाले से, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो हमारा वैक्यूम 2 था उससे 10 टाइम फास्टर है। सेकेंड क्या है, द कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारा पहला वैक्यूम टेक्नोलॉजी पे था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे, ये है हमारा ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे। थर्ड हमारा पॉइंट है, दे वर मोर रिवाइबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। मतलब इसमें ये क्या है, रिलायबल बहुत ज़्यादा है और बहुत कम चांस होते हैं कि इसका हार्डवेयर फेल हो। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब जब बर्न हो जाती थी तो हमारा हार्डवेयर फेल हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हार्डवेयर हमारा फेल होगा। दीज कंप्यूटर वर स्मॉलर देन फास्टर, पहले से ज़्यादा अच्छा है और स्मॉल भी है। बट दे कंज्यूम लेस पावर एंड लेस अमाउंट ऑफ हीट वर्जन, बट स्टिल प्रॉपर एयर कंडीशन वालों का है। माना कि ये हीट ज़्यादा नहीं जनरेट करता, लेस अमाउंट ऑफ हीट मांगता है, पावर भी कम मांगता है, लेकिन इसको भी पूरे एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी। दीज कंप्यूटर वर ईजी टू प्रोग्राम एंड यूज़, दस दे वर यूज कमर्शियली। ये यूज़ कर लेते थे कॉमर्शियली क्योंकि ईजी टू प्रोग्राम होता था। जैसे पहला था डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम था, हर कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, दस दे वर यूज इन कॉमर्शियली। कॉमर्शियली का मतलब है कि इसको अब कुछ बंदे जो और हैं वो इसको यूज़ करना समझ सकते थे, क्योंकि प्रोग्राम करना इसमें ईजी था और समझ में भी आता था। दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोड्स एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन से इसमें कुछ इंक्रीमेंट आया, एडवांसमेंट आई, तभी हम सेकेंड जनरेशन इसको बोल रहे हैं। तो इसको कंपेयर किया जा रहा है पिछले वाले से। पिछले वाले में क्या था कि सेकेंडरी स्टोरेज पहले कम थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज दोनों अच्छी खासी हमें मिल गई थी। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, इस वाले पॉइंट की जगह हमें वो लिखना था जो हमारा लास्ट में आया था। जैसे कि हमने इस वाले में पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब वाले कैरेक्टरिस्टिक में, जहाँ पे लिखा था ना बैच प्रोसेसिंग टेक्निक। तो हमारी जो सेकंड जनरेशन है ना उसमें हमारी बैच प्रोसेसिंग टेक्निक्स आई थी। ठीक है, तो ये वाला काट के, इस वाले को काट के यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, नाइन्थ हमारा है जो दीज कंप्यूटर रिक्वायर्ड 1000 ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर। अब जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था 10,000 वैक्यूम ट्यूब चाहिए होते थे, मर्ज करते थे तब जाके एक पावरफुल कोई हार्डवेयर बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस कंप्यूटर यूज 1000 ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर हैड टू बी असेंबल्ड मैनुअली बाय हैंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए इसको भी मैनुअली करना पड़ता था। अब मैनुअली करना पड़ेगा तो हमें पता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन तो वैसे भी बढ़ेगी अगर मैनुअली करना पड़ेगा, तो इसको भी हमें मैनुअली करना पड़ता था। ये भी एक कारण था इसका जिसकी वजह से हमें एडवांसमेंट करना पड़ा। और फिर उसके बाद हमारा आया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें हमने किया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स थे उन्हीं को हमने मर्ज किया और ट्रांजिस्टर को मर्ज करके एक नाम दिया उसको इंटीग्रेटेड सर्किट। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आई थी, 1964 से 1971। इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आई थी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो यूज़ करती थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज़ करती थी, और ये जो चिप्स है वो ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती थी।
इन आईसी मल्टीपल ट्रांजिस्टर आर प्लेस्ड इन अ सिलिकॉन चिप, जैसे कि सिलिकॉन की चिप होती थी जिसमें यूज़ होता था, विच इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि एक सेमीकंडक्टर का टाइप होता था। अब इसमें क्या होता था कि द यूज़ ऑफ आईसी इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर। अब जैसे कि आईसी आया तो उसमें हुआ क्या, एडवांसमेंट आई। एडवांसमेंट किस में आई, स्पीड में आई, इसकी इंस्टॉलेशन में आई, इसकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या हुआ, किस प्रोडक्शन में यूज़ होने लग गई थी, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ था ना, हार्डवेयर की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई थी, वो हुआ था कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो हमारी थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। मतलब जब हम कीबोर्ड और मॉनिटर की बात सुनते हैं तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि अब कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमें ये पता चल गया था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। मतलब 1964 से 1971 के बीच में हमें कीबोर्ड और मॉनिटर के बारे में पता चला था। फिर हमारा आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे ये इंटरफेस थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया तो हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एप्लीकेशन हम जो है उससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि हर काम के लिए एक एप्लीकेशन होता है, जैसे कि पीपीटी के लिए एक एप्लीकेशन है, वर्ड के लिए एक एप्लीकेशन है। तो इसने ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा ये काम आसान कर दिया था कि हम सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन एट द सेम टाइम। फिर हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग इंस्टेड ऑफ मशीन एंड असेंबली। पहले हमारी मशीन यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, लेकिन जब थर्ड जनरेशन आई तो उसमें हमारी यूज़ होने लगी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हुआ, तो उसमें जो स्पीड है हमारी वो फिर बढ़ गई। 10⁻³ जो है ना वो हर बार इंक्रीज़ हो रही है। जैसे 10⁻³ पहले थी, फिर सेकंड जनरेशन में 10⁻6 थी, फिर थर्ड जनरेशन में 10⁻9 हो गई। अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या हुआ, द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वाइज क्वाइट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। अब क्या हुआ कि जैसे सेकंड जनरेशन में हमारी थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई थी साइज़ में, तो ऐसी हमारी थर्ड जनरेशन में और ज़्यादा छोटी हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्वाइट स्मॉल। क्वाइट स्मॉल का मतलब थोड़ा कम हुआ था। एप्लीकेशन में हमारा यूज़ होने लग गया मास ऑडियंस के लिए, मतलब अब लोगों के लिए हो गया था, क्योंकि कंप्यूटर और मॉनिटर और कीबोर्ड आ गए थे तो हमें पता चल गया था कि हाँ ये हर कोई यूज़ कर सकता था। कंप्यूटर वर प्रोड्यूस कॉमर्शली एंड वर स्मॉल एंड चीपर मतलब सस्ता हो गया था, अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया था कि हाँ मास ऑडियंस ले सकती है इसको। इसके एग्जांपल है IBM 370 और PDP 11, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी खासियत क्या है। अगर हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो हम उसके बारे में उसकी खासियत बता सकते हैं कि वो कैसा काम करता है। तो दे वर मोर पावरफुल देन द सेकेंड जनरेशन। जैसे कि कंपेयर कर रहे हैं, हम सब पिछले वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो पीछे वाले से कंपेयर करेंगे ये मोर पावरफुल है। दे वर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, वो 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कर सकता था, ये 1 मिलियंस कर सकता है। 1 मिलियंस का मतलब हो गया 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कर सकता है। दिस कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, resistor and capacitor grown in single chip of silicon, eliminating wired interconnection between component। मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बनता किससे है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया और कैपेसिटर। इनके मर्ज करने के बाद, ग्राउंड करने के बाद एक सिंगल चिप में इनको रखा जाता है, जिससे हमारा क्या बनता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है जोड़ना, और जोड़ के उसका कुछ एक सर्किट बनाना, तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये होता है। दे वर मोर रिवाइबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं आती, बहुत कम ही दिक्कत आती है, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इनकी। दे वर वेरी स्मॉलर देन द सेकंड जनरेशन दस रिक्वायर स्मॉलर स्पेस। अब इसको स्पेस बहुत कम चाहिए होती है, जैसे कि हमें पता भी है मॉनिटर को ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता अब, लेकिन हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखें तो उसको पूरा लार्ज रूम चाहिए होता था पूरा एक, और वैसे भी वो यूज़ होता था साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, लेकिन अब मास ऑडियंस के लिए भी यूज़ होने लग गया है। दे कंज्यूम लेस पावर, इसको पावर की बहुत कम चाहिए होती थी, इसलिए ये हीट भी कम करता था। अगर पावर कम चाहिए तो वो हीट भी कम ही करेगा। और जनरेटेड देन द सेकेंड जनरेशन बिल्ड स्टिल प्रॉपर एयर कंडीशन वार रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें थर्ड जनरेशन में एक और प्रॉब्लम थी जिसको हमने आगे दूर किया,
कि इसको दोबारा एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, एसी की ज़रूरत पड़ती ही थी इसको रूम में। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारा हार्डवेयर फेलियर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज होता था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारा ये पॉइंट, इसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएस मल्टी प्रोग्रामिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस। मतलब इसमें क्या हुआ था, हमारा कॉन्सेप्ट हमें ये पता चला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, और टाइम शेयरिंग क्या होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग में बता देता हूँ एक बार। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पहले हमारे सीरियल होते थे, सीरियल प्रोसेसिंग होती थी, अब हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग होने लग गई है। द कंप्यूटर डिड नॉट रिक्वायर मैनुअली असेंबली। अब एक किस्में चिंता ये दूर हो गई थी कि हमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन हमारी कम हो गई, क्योंकि मैनुअल असेंबल करना नहीं है, मतलब हाथों से अब कोई काम नहीं करना, अब सब मशीन से काम होता है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिजल्टिंग इन रिड्यूस एंड लेबर एट असेंबली स्टेज। अब इसमें क्या हुआ कि हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से हमारा जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया था। फिर हमारी आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1975 से 1989 तक गई, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि यूज़ करते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड, मतलब LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। LSI टेक्नोलॉजी क्या करती थी, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर वर इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप का यूज़ करती थी, छोटे छोटे स्मॉल सिलिकॉन का, जो 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर को मर्ज करके रखती थी। इसमें क्या हुआ था, वेयर एज where VLSI allows 100 of 1000 of in electronic component to be integrated in a small chip। अब इसमें क्या हुआ था ना कि जैसे LSI है VLSI है, हमारा LSI जो है वो 1000 ऑफ ट्रांजिशन को अलाउ करता है जोड़ने के लिए, लेकिन जो हमारा VLSI है वो 100 ऑफ 1000 को करता है, क्योंकि ये लार्ज है तो ये वेरी लार्ज है, तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा इसमें। दिस प्रोग्रेस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब जब हमने इतने सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ दिया है तो उसका नाम भी एक रखेंगे, उसका नाम हमने रखा माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है ऑल सर्किट्स को जो नीड करता है, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है लॉजिक्स बनाने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। दिस जनरेशन गिव राइज टू अ पर्सनल कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी रिप्लेस द अर्लियर मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब इसमें जो हमारी मेमोरी यूज़ होती थी उसके लिए हमारा यूज़ होता था मैग्नेटिक कोर, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हो गई थी स्मॉल एंड इन फिजिकल साइन एंड लार्ज एंड इन कैपेसिटी, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी और वो स्पेस बहुत कम ले रही थी। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर अनदर डेवलपिंग ऑफ दिस एरा द लीड्स द एमरजेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट भी आ गया था इस टाइम पे। दिस जनरेशन ऑल्सो शो डेवलपमेंट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस सच एज माउस। जैसे कि हमने देखा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारा आया था, जो कि हमें पता चला था, हमें मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में पता चला था, लेकिन जब हमारी आई फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें हमें एक पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पता चला जिसका नाम है माउस। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था, अब हमारा सेम है, लैंग्वेज जो है हमारी वो मल्टी वाली चलेगी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज चलेगी। सेवरल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS के बारे में पता चला। MS विंडो जो है इस टाइम पे डेवलप हुई थी, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जब डेवलप हुआ था वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये डेवलप हो गया था। दिस जनरेशन सपोर्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया था कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, तो ये बहुत हेल्पफुल हो गया था जब GUI आया। तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि उसके साइज़ में क्या आया, स्पीड में क्या हुआ, तो कंप्यूटर टाइम जो है इसका वो पिको सेकंड में हो गया, 10⁻³ फिर इंक्रीज़ हो गया, अब ये पिको सेकंड में स्पीड हो गई है इसकी। अब पिको सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1 सेकंड और 1 पिको सेकंड बहुत बड़ा फासला है, मतलब इतनी तेज़ी से काम करता है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या हुआ था, द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वाज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो पीछे के जितने भी कंप्यूटर थे उससे तो एडवांस ही होगा ना, उससे तो कम थोड़ी हो जाएगा। तो उससे एडवांस में क्या हुआ, इसमें जो हुआ था इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो चुका था।
उसके बाद हमारा आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे हम? एप्लीकेशन का मतलब है किसके लिए अब यूज़ होने लग गया। तो ये कॉमर्शियली पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो गया और पर्सनल कंप्यूटर भी कम बन गया था, मतलब पर्सनल कंप्यूटर बन चुका था जो कि कोई भी यूज़र अपने घर पे इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आए हैं इंटेल 404 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो चिप। अब ये इंटेल 404 जो चिप बनी है वो किससे बनी है? 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिली, उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर वो बन गया, जो कि IBM ने इंट्रोड्यूस किया था पहला होम पे यूज़ करने के लिए। IBM ने इंट्रोड्यूस किया था 1981 में कि अब ये घर पे भी यूज़ हो सकते हैं जो भी कंप्यूटर्स हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? PC वर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन। अब जैसे ही यहाँ पे बोला है मेन फ्रेम, तो मेन फ्रेम का मतलब ये है कि मेन फ्रेम जो है वो एक वो कंप्यूटर है एक तरह का। मेन फ्रेम भी क्या है? कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर भी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर थे मेन फ्रेम। जैसे कि अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में ये पढ़ेंगे कि मेन फ्रेम क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, वो सब हम ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दे कंज्यूम लेस पावर देन थर्ड जनरेशन। अब पावर तो कम ही लेगा क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट करने के लिए ये फोर्थ जनरेशन आई है। तो इसमें क्या हुआ था? लेस पावर कंज्यूम कर रहा था। दे वर मोर रिवाइवल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर रिक्वायर नेग्लेजिबल मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब इसको ज़्यादा कम से कम नेग्लेजिबल मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती थी ज़्यादा। दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। इसके पास बहुत ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस बहुत ज़्यादा था और साइज़ में भी छोटा था। तो ये यूज़ होने लग गया हमारे जनरल पर्पस मशीन, मतलब ये कोई भी यूज़ करता था क्या? जनरली अब कोई भी यूज़ कर सकता है। इसको सिंपली मैनुअल असेंबली करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी इसको। इसके सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते थे जिससे कि रिड्यूस कॉस्ट जो है हमारी रिड्यूस होती थी और लेबर जो है असेंबली स्टेज पे रहते थे। मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। The use of standard high programming language allowed program written to one computer to be easily ported to execute to another computer। मतलब अब हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लग गई थी इस जनरेशन में और थर्ड में भी यूज़ ही हो गई थी। फिर 8वां पॉइंट हमारा आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, जिसमें हमने क्या किया था? जैसे कि मैंने अभी बताया था, यूज़र टू क्विकली लर्न हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है वो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया था। फिर उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आने वाला फ्यूचर भी है। उसका हम यूज़ कैसे करते हैं? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में ये क्या हुआ था? जैसे हमने पिछला था LSI और VLSI पढ़ा था, इसमें ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ था, जो कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप है 10 मिलियंस कंपोनेंट। अब इसने क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर को ही जोड़ दिया, चिप्स को, अब उनको जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया, जो भी बनाया उसमें क्या हुआ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने लग गए इसमें। अब जैसे ही हमने उन सब ट्रांजिस्टर्स को जोड़ा था तो उसका नाम माइक्रो प्रोसेसर रख दिया था। अब जो है इन सब को 10 मिलियन माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज डेवलप कंप्यूटर दैट आर कैपेबल टू लर्न एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब मतलब फिफ्थ जनरेशन हम कंप्यूटर में ये करना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को लर्न करवा दें और वो अपने आप ही काम कर दे, हमें कुछ करना ना पड़े। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कंप्यूटर पे पास जो होता है वो अपने आप कोई भी डिसीज़न नहीं लेता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा करना चाहता है कि वो अपने डिसीज़न खुद ले, जैसे कि यूज़र चाहता है, लेकिन यूज़र को बताना ना पड़े। इसीलिए तो उसने बोला यहाँ पे कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब वो खुद पता करे कि वो उसको कैसे वर्क करना है या यूज़र कैसा चाहता है उसको खुद पता चल जाए। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अलो पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग पहले भी बताया था। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि तुम बहुत सारे काम को एक साथ ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से जूम तुरंत खोल सकता हूँ, क्रोम खोल सकता हूँ, VS कोड खोल सकता हूँ, वर्ड खोल सकता हूँ, एक्सेल खोल सकता हूँ। तो मैं एक ही सेकंड में उसको खोल सकता हूँ, उससे भी कम सेकंड्स में। तो इसमें क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग आएगी थी, मतलब हर चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने एक चीज़ को उधर डाउनलोड पे लगा रखा है और इधर मैं यूट्यूब पे गाने भी सुन सकता हूँ, तीसरी जगह मैं कुछ और भी डाउनलोड कर सकता हूँ। मतलब एक साथ मैं सारे काम कर सकता हूँ, ज़्यादातर काम कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब एक टाइम पे तुम बहुत सारे प्रोसेस को कर रहे हो।
दैट अलाउज सेवरल इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड पैरेलल इंस्टीड ऑफ सीरियल एग्जीक्यूशन। पहले यूज़ होता था हमारा सीरियल एग्जीक्यूशन, मतलब एक काम हुआ तो दूसरा काम होगा, दूसरा काम हुआ तो तीसरा काम होगा, तीसरा काम हुआ तो चौथा काम होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या हो गया था, हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई थी विच रिजल्ट इन फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। इंटेल डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करती थी पैरेलल प्रोसेसिंग में। इसमें क्या होता है, दे वर यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्राई टू सिमुलेट द ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग। मतलब ये इसको ऐसा बनाने की हमारी कोशिश अभी तक जारी है कि वो ह्यूमन जैसे सोचते हैं ना वैसी वो भी सोच पाए और रीजनिंग कर पाए कि क्या कारण है, कैसे होगा। इट इंक्लूड द एरिया लाइक एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन और रोबोटिक, ये सब इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें हम जैसे कि प्रेजेंट में अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, तो पोर्टेबल PS4 को नोटबुक कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन। अब जैसे कि नोटबुक कंप्यूटर है वो और छोटे हो गए, तो कंप्यूटर तो है लेकिन उसमें एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि वो छोटे में ही इतना बड़ा काम कर रही है। जो हम पहले फर्स्ट जनरेशन में इतना बड़ा रूम चाहिए होता था उसको अब रूम नहीं चाहिए। दे कंज्यूम लेस पावर देन 4th जनरेशन कंप्यूटर। अब पावर जो है वो कम ही लेगा 4th जनरेशन से, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हर चीज़ में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए उसको हम जनरेशन का नाम भी दे रहे हैं 5th जनरेशन का। तो इंक्रीमेंट हुआ, उसमें पावर कम लगी। 5th जनरेशन कंप्यूटर PC डेस्कटॉप आर मोर पावरफुल देन PC ऑफ 4th जनरेशन। 4th जनरेशन से ज़्यादा अच्छे हो गए, पावरफुल हो गए, कम पावर खाने लग गए। मोर रिवाइवल हो गए, लेस प्रेम टू हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर में इतनी जल्दी कोई दिक्कत नहीं आ जाती थी कि 2 मिनट में कोई फ्री प्रॉब्लम, कोई फिर दोबारा प्रॉब्लम 4 दिन में, ऐसा नहीं होता था, बहुत कम प्रॉब्लम आती थी। दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दे वर जनरल पर्पस मशीन एंड दीज कंप्यूटर डिड नॉट रिक्वायर मैनुअली असेंबली। मैनुअल असेंबली तो हमारी 3rd जनरेशन से ही ख़त्म हो गई थी, 3rd, 4th और 5th, इसमें हमारी मैनुअल असेंबली हुई ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ हुआ, उससे हमारा हो गया, ठीक है, काम। उसके बाद हुआ स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग, सेम है ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है आ गया था, जो कि हमारा 4th जनरेशन में भी आ चुका था। तो ये था हमारा फर्स्ट जो हमने कवर किया है यूनिट को। फर्स्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है, जैसे कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वीडियो तक इतना ही है, ये मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं डेफिनेशन और वो डाल दूँगा, सेकंड पार्ट में मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डाल दूँगा, और थर्ड वाले पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कैसा था, और अगर मेरे से कहीं गलती हुई तो कमेंट में मेरे को बता देना कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगा, जब पॉसिबल होगा उतनी जल्दी दे दूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टाटा।